नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के इतिहास का मेवाड़ राजवंश पर अपनी चर्चाएं चल रही है। पिछले 7-8 क्लासों में हमने मेवाड़ राजवंश की जो ऐतिहासिक बातें और कौन कौन से वंश राज करके गए उनकी बातें, जो अपनी अंतिम क्लास थी ना, वो मतलब इससे पिछली क्लास अंतिम समझ रहे हो ना, इससे पिछली क्लास मतलब कुंभा तक हमने पढ़ लिया। राणा कुंभा तक अपनी चर्चा हो गई। राणा कुंभा की अपने चर्चा में यह देखा था कि लास्ट में 1468 जो उनके शासनकाल के अंतिम दिन थे, बाद रोग से मामादेव तालाब में बेटा होता है उदय, तो उदय उनकी उस तालाब में धक्का देकर या तालाब में गिराकर उसकी उनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। आज जो अपना इतिहास रहेगा, ये क्लास रहेगी, ये पूरी संपूर्ण क्लास किस पे आधारित रहेगी? राणा रायमल और उदा के बारे में रहेगी। राणा रायमल और उदा। देखो, आप ये सोचोगे कि यार ये जो पिक्चर है ना, पीछे स्लाइड पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये तो रणरमन सॉरी रायमल रायमल की है, फिर उदा की पिक्चर क्यों नहीं ली? तो आप बताओ कि ऐसे नाजोगे आदमी की पिक्चर गूगल देगा क्या? जो अपने पिता की हत्या कर दे। आज के समाज में, जो आज का समाज है ना, उसमें ही पिता की बात पे सामने बोलना या उनकी बात का प्रति उत्तर देना, ये भी हमारे समाज में इन बातों का विरोध किया जाता है। और उस समय में उस व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या तक कर दी राज को पाने के लिए, राज को हड़पने के लिए। तो ये बात कहाँ तक सही है? कौन इस बात का समर्थन करेगा और कौन उस व्यक्ति के समर्थन में होगा जो अपने पिता की हत्या कर रहा है? आज का समाज है ना, आज का समाज, इस प्रेजेंट समाज में आप जी रहे हो, इस समाज में भी यही प्रचलन है कि पिता के सामने बोलना गुनाह समझा जाता है। पिता जो ओहदा है वो सर्वश्रेष्ठ ओहदा है। जिन व्यक्ति ने अपने शरीर का निर्माण किया है, इस दुनिया को दिखाया है, वो पिता, जो अपने पुत्र की या अपने बेटों की भविष्य के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। उन पिता को अगर किसी पुत्र द्वारा मार दिया जाए, तो गूगल या सोशल मीडिया या फिर कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई समाज पुत्र को, ऐसे नाजोगे पुत्र को देखना, के बारे में बात करना या उसमें पढ़ना जरूरी समझेंगे। ये समझा जाता, उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है और वो है पितरहंता। मैं इस समाज की बात कर रहा हूँ, मैं उस टाइम के समाज की बात कर रहा हूँ। जो पिता का ओहदा है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वो अपने बच्चों के निर्माण के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए खुद सुबह 9 बजे से शाम के 9-10 बजे तक काम पे लगे हुए, जो देहन की करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ताकि क्या हो, उनका परिवार, उनके बच्चे अच्छे से रह पाए, जीवन यापन कर पाए। उनके भरण पोषण करने के लिए पिता बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। पिता और माता, माता अपने बेटे से प्यार करती है, उनके दुख में रोने लग जाती है। पिता रोता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर रोता है, वो नाम पिता है। अगर कोई पिता की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो पिता की आप डेफिनेशन किस प्रकार से दे सकते हो? फादर क्या है? कौन है पापा? मैं बोलता हूँ कि पापा नहीं है तो दुनिया नहीं है। लेकिन उस समय में उदा ने अपने पिता की हत्या करके एक राज पाने के लिए, एक पद के लिए, एक ओहदे के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, जबकि वो राज तो उसको मिलता ही, ज्येष्ठ बेटा था, बड़ा बेटा था, वो राज तो उसे मिलना ही था। लेकिन फिर भी पिता की हत्या करके वो क्या करता है? राज पाने की कोशिश करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात का ध्यान रखना, आप अगर पढ़ रहे हो तो ये पूरा पूरा योगदान आपको पढ़ाने में किसका है? वो अपने पिता का है।
आप पढ़ाई में बिल्कुल गुस्ताखी मत करना, इधर उधर किंतु परंतु मत करना, रोगिष्टियाँ मत खाना, चीटिंग मत करना। पढ़ाई करनी है आपको अपने पिता और माता के लिए। किसके लिए करनी है? माता पिता के लिए आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने अगर आपने अपने माता पिता की एडियां देखी है ना, तो आप अपने माता पिता की उन एडियो को अगर आपने देखा है ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि फलान जी का वो लड़का है वो जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, अभी तक लगा नहीं, वहाँ पे मज़े ले रहा है। वो आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। ये मेरा यही कहना है मेरे भाई बहन से कि पिता को अगर गर्व से उनके अंतिम दिनों में, क्योंकि आप 25-26 साल के, 20-25 साल के हो गए हैं, एवरेज में मानता हूँ कि एक लड़का एवरेज 20 से 25 साल की इस जर्नी में तैयारी करता है। तो इस जो तैयारी करने का या आपका प्रिपेयर होने का जो टाइम है ना एक सर्विस के लिए, किसी ना किसी सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो, किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो। तो इस तैयारी को करवाने में मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो आपके पिता है, वो आपकी माताजी है, वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं। और बड़े भाई का जो ओहदा होता है वो अपने पिता के समान ओहदा होता है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा मेरे भाई बहन, खुदा की तरह कोई अपने लक्षण ना रखे। अगर समाज में आपको कुछ करना है, समाज में अपने पिता के लिए कुछ करना है तो एक नौकरी लग के दिखाओ। मैं बोलूँगा कि पिता इतने गर्वित होंगे समाज में, कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो सीना तान के जाएंगे और वहाँ ये बोल सकते हैं कि मैं फलाना का बेटा हूँ, मैं फलाने की माँ हूँ। ये मेरे भाई बहन, हार नहीं मानना है आपको, किसी के बाप की औकात नहीं आपको हार मनवा दे। अगर आपने खुद ने हार मान ली ना, अगर आपने खुद ने अगर हार मान ली ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फिर कोई भी आपको कहीं पे भी लज्जित करके चला जाएगा, बेइज्जत करके चला जाएगा। आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, देखो नौकरी मिलना नहीं मिलना ये कर्म है आपके, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करो। पढ़ रहे हो तो पढ़ना आपका कर्म है, करते जाओ तब तक जब तक परिणाम ना मिले, और परिणाम की इच्छा मत करो कि मुझे वो नौकरी लगनी है, उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है। अच्छी बात है आप हो रहे हो, कंपटीशन से डरो मत कि इतना फैला लंबा चौड़ा फैला हुआ कंपटीशन है, हमारा होगा कि नहीं होगा। आपको एक सीट चाहिए, अच्छे से मिल जाएगी आपको, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन तैयारी करते रहना है। ये नहीं कि इस पेपर में नहीं हुआ अगले में होगा कि नहीं होगा। जब आपके पिताजी आपको नहीं बोल रहे, वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बस सर्विस लग जाए, खेतों में काम करके, दिन रात खेतों में काम करके, वो ठंडे और वो गर्मी के दिन, वो ठंडाई के दिन, उन दिनों में भी खेती में काम करके। देखो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट, जो मेरे भाई बहन इस संस्था से जुड़े हुए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो किसान फैमिली, एक कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको आपके पापा के लिए पढ़ना है, आपके माताजी के लिए पढ़ना है। और मैं ये बात बोलूँगा कि अपने पापा को एक बार खुशी के दिन दिखाओ। अरे यार, आपको पलकों पे बिठा के रखा है उन्होंने, आपको पलकों पे बिठा के रखा है उन्होंने, उनके लिए बहुत कुछ करना है आपको। नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाना है ना, तो नौकरी पाने के लिए वो सारे प्रयास कर लो। देखो मैं आपको इससे पहले थोड़ी एक बात बताऊंगा, क्या लगनी है आपको, नौकरी लगनी है। मान लो कि आपको कांस्टेबल बनना है, इसकी तैयारी करनी है, मानना कि आपको पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है। ये रास्ता है, इस रास्ते से आप जाओगे तो वो नौकरी लग जाएगी। अगर इस रास्ते में कई बाधा आ रही है ना, कोई भी बाधा, शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, या फिर पैसों की कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो फिर आप अपनी जो रास्ता है वो चेंज करो। उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं आता, उतार चढ़ाव ही जीवन का नाम है।
विपरीत परिस्थितियां आपके खिलाफ आएगी, आपके खिलाफ खड़ा होगी या खड़ी होगी। विपरीत परिस्थितियां जब तक नहीं आएगी तो अपने आप को आप अंबानी समझने लग जाओगे। आज उस जो अंबानी है ना, जो भारत के सबसे बड़े पैसे वाले हैं, एक नंबर पे उनका नाम है, वो भी आज परेशानी में है। यार क्या पता कब मेरी एक नंबर की जो सीट है वो हट जाए, क्या पता कोई अडानी आए और मेरी सीट ले ले, तो वो उस सीट के लिए, एक नंबर के लिए वो भी टेंशन में है, वो भी डिप्रेशन में है। तो आपको ये डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं। और अगर आता भी है ना तो अपने पापा की तरफ देखो ना यार, उनको देखो ना, वो आज 40 50 60, मतलब एवरेज मैं मानता हूँ कि 45 से 50 साल के होंगे। उन्होंने अपने 45 साल के 50 साल के जीवन में कितना संघर्ष देखा, कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, कितने डिप्रेशन में रहे होंगे। चलो आज का जो जमाना है, आज थोड़ा जो भारत है विकासशील है, सारी अच्छी अच्छी चीजें या सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उस टाइम ऐसी थी क्या? फिर भी तो वो आपके लिए बहुत कुछ किया आपने। उनके खुद के जूतों के कपड़ों के ठिकाने नहीं, लेकिन आपको अच्छे जूते अच्छे कपड़े वो अफोर्ड करवा रहे हैं, और आप उनके बलबूते पर अफोर्ड कर रहे हो। फिर आप अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, तो मेरा ये मानना है खुदा से भी बदतर के हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उदा की पिक्चर नहीं है। इनकी पिक्चर नहीं है, उदा की पिक्चर नहीं है, राइमल की पिक्चर है, क्योंकि ये राणा कुंभा के सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे राइमल के बारे में, राइमल के साथ साथ हम उदा के बारे में चर्चा करेंगे। मार के गए लेकिन उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। इधर देखना मेरे भाई बहन, आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। और ध्यान क्या रखना है? उदा। मैं पहले नंबर पे बात करना चाहूंगा राणा उदा की। अब देखो मैं राणा नहीं लगाऊंगा क्योंकि काम इन्होंने राणा जैसे किए ही नहीं, तो मैं उदा ही लिखूंगा। क्या नाम है? उदा। इनका दूसरा नाम मिलता है उदयकरण। कौन सा करण? उदयकरण। इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितरहंता। मेवाड़ का पितरहंता। इस बात का ध्यान रखना। अगर कालक्रम की बात आ जाए कि शासनकाल कहां से कहां तक रहा था, तो आप बता देना राजी खुशी, घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। 68 से लेकर 73 तक 5 साल का क्या रहता? राज रहता। अब राज राज रहेगा क्या? मार के गया है तो कोई सरदार इनको स्वीकार करेंगे क्या? जब इन्होंने अपने पिता की हत्या की और ये राज करना चाहते थे, मेवाड़ के राजा बनना चाहते थे, तो मेवाड़ के जो सरदार लोग थे ना, वो क्या हो गए? इनके विपरीत हो गए। उनके विपरीत हो गए। और इनके भाई है, भाई का नाम क्या है? राइमल। क्या नाम है? राइमल। भाई साहब, जिस व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी हो, जो मेवाड़ का पितरहंता कहलाता है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो अब उसको मेवाड़ के सरदार, मेवाड़ के सामंत, मेवाड़ के ठाकुर लोग, मेवाड़ के जनता, मेवाड़ की प्रजा स्वीकार करेगी क्या? जो अपने पिता का नहीं, वो जनता का कब होगा? इसको क्या करते हैं? मेवाड़ की जनता द्वारा या मेवाड़ के सामंतों सरदारों द्वारा क्या नहीं किया जाता? राजा स्वीकार नहीं किया जाता। इधर राइमल जो उसकी पिता की हत्या के समय कहां थे? इडर थे। कहां थे? इडर में थे। जैसे ही इनको सूचना दी जाती है कि आपके पिता राणा कुंभा, जिनकी आपके भाई ने हत्या कर दी है, जैसे ही इनको सूचना मिलती है राइमल जी को, तो राइमल जी कहां आते हैं? मेवाड़ आते हैं। कहां आए? मेवाड़ आए। मेवाड़ आए और मेवाड़ आकर लिस्ट तैयार की कि मेरे भाई के साथ साथ और मारने में कौन था। लिस्ट में पता चला कि आपके भाई से ज्यादा गद्दार, कमीना, नाजोगा ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। भाई आपके भाई ने ही कर दी। इन्होंने क्या किया? राइमल जी ने अपने सरदारों के सहयोग से क्या किया? उदा के साथ एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है जावर दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर का युद्ध। ये युद्ध किन किन के बीच होता है? ये होता है उदा व राइमल के बीच। इस युद्ध में क्या होता है? राइमल विजय होता है और जो उदा है वो कहां चला जाता है? अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर मांडू मालवा चला जाता है। कहां चला गया?
मांडू मालवा। उस समय मांडू या मालवा का जो शासक हुआ करता था उसका नाम मिलता है गयास शाह। कौन सा शाह? गयास शाह। कहीं कहीं किताबों में इसका नाम मिलता है गयासुद्दीन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? दाड़िमपुर या जावर के युद्ध में पराजित होकर उदा कहां चला जाता है, किसकी शरण में चला जाता है? तो आप सीधे सीधे बता देना, गयास शाह या गयासुद्दीन की शरण में मांडू चला जाता है। और फिर जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा ना। तो इसने अपने पिता की हत्या की तो यह भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो क्या होता है, एक बार मांडू में ही क्या होता है, वापस मेवाड़ पर अधिकार करने की योजना बनाता है ये कि मैं मेरे भाई को हरा दूंगा। मेरे सर पर हाथ किसका है? गयासुद्दीन का है। मैं अपने भाई को हरा दूंगा। योजना बनाता है तो एक बार क्या होता है, बरसात के दिन होते हैं। बरसात में क्या होता है, बरसात के दिन बारिश के दिन होते हैं और इसकी बिजली गिरने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जिस प्रकार के कर्म करोगे फल उसी प्रकार का मिलना है। इसने अपने पिता की हत्या की तो कुत्ते की मौत इसको भी मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। 5 साल का इसका क्या रहा था, ये काल रहा था। कितने साल का? 5 साल का। इस काल को क्या कहा जाता है? उदा के इस 5 साल के काल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का, बात का ध्यान रखना, उदा के काल को क्या कहा गया? मेवाड़ का अंधकार का काल। अंधकार का काल। किसके काल को? उदा के काल को। उदा के काल को। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उदा के काल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के अंधकार का काल। ठीक है मेरे भाई। अब बात करेंगे हम रायमल जी की। किनकी बात करेंगे? रायमल। रायमल जी का जो शासनकाल है वो कहां से कहां तक है? 1473 से लेकर 1509 तक। 1473 से लेकर 1509 तक इनका काल है। इनका काल भी हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इनकी राजनीतिक उपलब्धियां और एक पढ़ेंगे हम इनके कला के क्षेत्र में उपलब्धियां। राजनीतिक उपलब्धियों में सर्वप्रथम इन्होंने अगर कोई काम किया था ना तो वो किया था अपने भाई को दबोचा था। तो उसका नाम क्या हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई को कौन से युद्ध में हराया? जावर या दाड़िमपुर के युद्ध में। दाड़िमपुर की विजय एक राजनीतिक उपलब्धि इसकी इनकी ये हो गई। दूसरी राजनीतिक जो उपलब्धि है ना इनकी वो क्या है कि भाई मांडू के शासक गयासुद्दीन या गयास शाह के पास कौन चला जाता है? इनका भाई उदा चला जाता है। तो कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार या राजनीतिक जो दुश्मनी थी, प्रशासनिक दुश्मनी थी, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर नजर आती है कि भाई मेरे पिता के हत्यारा मेरा भाई, उस नाजेको को आपने शरण दी, मैं क्या करूंगा? आपसे युद्ध करूंगा। और ये क्या करता है? मालवा या मांडू के गयास शाह को हराता है। गयास शाह को हराया। ये 2 इनकी क्या थी? राजनीतिक उपलब्धियां थी। अब हम बात करेंगे कला के क्षेत्र में उपलब्धियां। किसके क्षेत्र में उपलब्धियां? कला के क्षेत्र में उपलब्धियां। भाई क्या क्या काम किए इन्होंने? तो एक सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया था ना, देखो सर्वप्रथम नहीं महत्वपूर्ण अगर इन्होंने काम किया था तो एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर का नाम क्या है? अद्भुत मंदिर। अद्भुत महादेव मंदिर। महादेव मंदिर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अद्भुत महादेव मंदिर कहां है, आप राज्य खुशी बताना ये मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में मेरे साथियों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है मेरे भाई। देखो ये जो मंदिर है ये मंदिर शिव मंदिर है एक प्रकार का। कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है भाई। अद्भुत महादेव मंदिर। और महादेव कौन है? शिव है। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। देखो श्री शिवाय नमस्तेभ्यम करना क्या है? पाठ करना है। पाठ किसका करना है? अद्भुत महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ के अंदर। करवाने वाला कौन था? निर्माता। निर्माता लिखो इनके रायमल। कौन से मल? रायमल। पुत्र किनके थे या भाई किनके थे? भाई थे उदा के, पुत्र थे कुंभा के। भाई थे उदा के, पुत्र थे कुंभा के। मंदिर का नाम क्या है? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आदमी अद्भुत था। आदमी अद्भुत था। कौन? रायमल। मंदिर कौन सा बनवाता है? अद्भुत महादेव मंदिर बनवाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर है ये एक प्रकार का। ठीक है मेरे भाई। देखो अगला आपको क्या ध्यान रखना है
एक मंदिर हमने पढ़ा था एकलिंग महादेव मंदिर, फिर से महादेव, ओम नमः शिवाय। मंदिर कौन सा है? एकलिंग महादेव मंदिर। आज एकलिंग महादेव मंदिर, श्री शिवाय नमस्तुभम। एकलिंग महादेव मंदिर कहाँ है? एकलिंग महादेव मंदिर है कैलाशपुरी में। जगह कहाँ है भाइयों? उदयपुर में। मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी। मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर। पुर से पुर, पुरी से पुर, पुरी से पुर, कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर। इस बात का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसका निर्माण तो बप्पा रावल ने करवा दिया, मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया, लेकिन इसका जीर्णोद्वार या इसके रायमल जी ने भी क्या किया था? इसके आधुनिक स्वरूप, इस मंदिर का क्या किया था? आधुनिक स्वरूप दिया था। आधुनिक स्वरूप जो आज आप इस मंदिर में जाओगे तो आज आप जिस प्रकार का इस मंदिर को देखोगे, इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप देने वाला कौन था? तो रायमल था। किसने दिया आधुनिक स्वरूप? रायमल ने। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओम नमः शिवाय। देखो आगे क्या देखना है। इनकी बहन थी रमाबाई, हमने चर्चा की भी थी। बहन कौन थी? कुंभा की बेटी रमाबाई। कहने का मतलब रायमल की क्या है? बहन। इसको आपको पता हो तो हमने चर्चा की थी कि भाई इनको दहेज में या डाइजे में क्या मिला था? एक परगना मिली थी, जावर परगना। कौन सी परगना? जावर परगना। तो रमाबाई ने क्या किया? जावर में, कहां पर? जावर में एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? एक मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या है मेरे भाई? इसका नाम है रमास्वामी मंदिर। रमास्वामी मंदिर। यहां तक इस बात को आपको ध्यान रखना है। मंदिर कहां है? जावर में। और जावर में रमाबाई ने क्या किया? एक तालाब का निर्माण भी करवाया। ठीक है, देखो आगे क्या देखना है आपको? आगे देखना है सरंगार देवी। कौन सी देवी? सरंगार देवी। सरंगार देवी कहां की राजकुमारी थी? जोधपुर या मारवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, किसकी पुत्री थी? डॉटर ऑफ राव जोधा। राव जोधा। जब हमने पढ़ा था कि मारवाड़ मेवाड़ की एक संधि हुई थी जिसको आवड़ बावड़ की संधि के नाम से जाना गया। 1453 में यह संधि होती है। इस संधि के तहत क्या होता है? तो सरंगार देवी राव जोधा की पुत्री थी। राव जोधा ने क्या किया? अपने पुत्री का विवाह रायमल के साथ किया। जो पुत्र किसका था उस समय? भाई पुत्र तो वो तो राणा कुंभा का ही था। तो राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ राव जोधा क्या करता है? अपनी पुत्री का विवाह करता है। ये इसका मतलब पत्नी किसकी हुई या रानी किसकी हुई? तो रानी है ये रायमल की। अब आप बोल रहे हो इसमें बताने वाली क्या चीज है? जी बिल्कुल बताने वाली चीज। इन्होंने क्या किया? एक गोसुंडी। कौन सी सुंडी? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी जो बावड़ी का निर्माण करवाकर 1504 में क्या करते हैं? 1504 में यहां एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अभिलेख उत्कीर्ण करवाते हैं। और इस अभिलेख पर जो सरंगार देवी है ना, वो क्या करती है? अपने दादोसा का नाम लिखवाती है जिनका नाम था रणमल, अपने पिताश्री का नाम लिखवाती है जिनका नाम था राव जोधा, और इस अभिलेख में एक खुद का नाम लिखवाती है सरंगार देवी कि भाई मैं सरंगार देवी हूं, मैंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया है, मेरे दादाजी ये है, मेरे पिताजी ये है। यह अभिलेख 1504 में क्या होता है? उत्कीर्ण होता है। आई बात समझ में? गोसुंडी की बावड़ी का अभिलेख, गोसुंडी बावड़ी का अभिलेख। अब मैं बताऊंगा आपको गोसुंडी अभिलेख। क्या बताऊंगा? गोसुंडी अभिलेख। ये जो गोसुंडी अभिलेख है ना मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, आप अच्छे से देखना इसको। ये जो गोसुंडी का अभिलेख है, ये द्वितीय शताब्दी या दूसरी शताब्दी का क्या है? अभिलेख है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन या पहला ऐसा अभिलेख जो भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देता है, वो कौन सा अभिलेख है? आप बता देना। अभिलेख का नाम गोसुंडी अभिलेख। धर्म की जानकारी क्या देता है? ये देता है भाई साहब भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। द्वितीय शताब्दी का ये क्या है? अभिलेख। इस अभिलेख में और क्या उत्कीर्ण है महासाहब? महासाहब आपको यह भी बताएंगे इसमें क्या उत्कीर्ण है। इसमें उत्कीर्ण है कि भाई एक वंश है, वंश का नाम है गजवंश, और इस गजवंश का शासक है सरुतात। सरुतात ने क्या किया? अपने समय में अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध
यज्ञ की जानकारी मिलती है। इस बात का भी आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी बावड़ी अभिलेख अलग है, गोसुंडी अभिलेख अलग है। गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी का अभिलेख रहेगा। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की क्या देता है, जानकारी देता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ये क्या माना जाता है, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला अभिलेख माना जाता है। इसमें और क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब जो श्रौतात है ना, गजवंश के शासक, उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यहां तक आपको बात समझ में आई, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखना है आपको कि रायमल है ना, रायमल, इन्होंने और क्या क्या काम किए। इन्होंने मेवाड़ में 2 तालाबों का निर्माण करवाया। एक का नाम मिलता है राम शंकर तालाब। कौन से तालाब, राम शंकर तालाब, जय श्री राम। एक का नाम मिलता है संकटा समय, संकटा समय। इन दोनों तालाबों का निर्माण किसने करवाया, रायमल ने। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इन तालाबों का निर्माण करवाकर, ये क्या है, तालाब, ठीक है। इन दोनों तालाबों के निर्माण का मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं ये खेती को प्रोत्साहन कर रहे हैं, कृषि को प्रोत्साहन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन करने वाले शासक कौन थे, प्रोत्साहन करने वाले शासक, और कौन है, रायमल। यहां से पता चलता है कि भाई 2 क्या करवाया, इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया, जिसमें एक का नाम क्या मिलता है, राम शंकर, दूसरे का नाम क्या मिलता है, संकटा समय। यहां तक बात आई आपके समझ में। अब देखो आप सीधे सीधे इधर देखना है भाई, इनके दरबारी कौन कौन थे रे। तो एक का नाम मिलता है महेश, एक का नाम मिलता है गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट, क्वेश्चन आ जाए कि महेश और गोपाल भट्ट किनके दरबारी थे, तो ये किनके दरबारी है, रायमल के दरबारी है, ठीक है मेरे भाई। देखो अगला आपको क्या देखना है कि जो रायमल है ना, रायमल के शिल्पकार कौन है, रायमल के प्रमुख शिल्पकार। भाई इन्होंने तो मंदिर का निर्माण भी करवाया है ना, अद्भुत महादेव मंदिर, कैलाशपुरी का जो मंदिर है उसका आधुनिक स्वरूप इन्होंने दिया। तो शिल्पकार कौन है, अर्जुन। इस बात का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अर्जुन कौन है, रायमल जी का शिल्पकार। और 2 महेश भट्ट और गोपाल भट्ट कौन है, रायमल जी के दरबारी है। यहां तक आपको आई बात समझ में। ये होती है इनके काल की इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, सीधा सीधा इधर देखना, मेरी तरफ देखना आप। तो रायमल जी है ना, रायमल जी के पुत्र कितने हैं, रायमल जी के टोटल तो 13 पुत्र थे, 2 क्या थी, पुत्रियां थी। अब 13 में पढ़ना किन किन को है, तो एक का नाम मिलता है पृथ्वीराज सिसोदिया, एक का नाम मिलता है अपने राय सिंह, और एक का नाम मिलता है जगमाल। कौन सा माल, जगमाल या जगमाल, जगमाल यही है क्या। एक का नाम मिलता है संग्राम सिंह या राणा सांगा, या राणा सांगा। अब 13 में से सारों को तो हम पढ़ नहीं सकते, इनको देखना है ना। अब देखो जो पृथ्वीराज है ना, पृथ्वीराज, इनको क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है रे, आप बोलोगे क्या उड़ते थे क्या, ये हवा में, हवा से बातें करते थे, हवा से बातें नहीं करते थे। इनको क्या कि जब भी कॉल लगाया जाता था ना, पृथ्वीराज जी कहाँ हो, आज नागौर पे युद्ध कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद में कहाँ हो, जोधपुर पे युद्ध कर रहा हूँ। मतलब इनके जो युद्ध करने की, लड़ने की जो प्रकृति थी ना, इनकी जो प्रवृत्ति रही थी ना, वो इस प्रकार की थी कि इन्होंने अपने काल में बहुत सारे तेज काम किए। जितने भी काम किए तेज तरीके से ही किए। अजमेर पे युद्ध, उदयपुर पे युद्ध, सॉरी उदयपुर पे तो क्या युद्ध, सिरोही पे युद्ध, टोडा पे युद्ध, टोडा एक जगह है अपने टोंक के अंदर, वहां पे युद्ध। अजमेर पे युद्ध करते हैं, टोडा पे युद्ध करते हैं, नागौर पे युद्ध करते हैं, जोधपुर पे युद्ध करते हैं। मतलब इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति थी कि मतलब जब भी इनको कॉल लगाया जाता था, रायमल जी कॉल लगाते थे, बेटे कहाँ हो, पापा जोधपुर हूँ, बेटे कहाँ हो, 1 घंटे बाद में बेटे कहाँ हो, जोधपुर से निकल गया, फलानी जगह हूँ। मतलब इस कदर इनकी स्पीड थी, इसलिए इनको क्या कहा गया,
उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। इनकी पत्नी का जो नाम है ना भाइयों बहनों, इनकी पत्नी का नाम है तारा। और इन्हीं तारा के नाम पर इन्होंने क्या किया, अजमेर के जो दुर्ग है ना, अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। अजमेर दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। ठीक है, उड़ना राजकुमार और अजमेर दुर्ग, तारागढ़ का नाम इनकी पत्नी के नाम पर इन्होंने रख दिया। इनकी एक बहन थी भाई, दो पुत्रियां ना, इनमें से एक इनकी बहन थी आनंदाबाई। कौन सी बाई, आनंदाबाई। और इस आनंदाबाई का ससुराल कहां था, तो आनंदाबाई का ससुराल था सिरोही। कहां था, सिरोही। कौन से वंश की ये रानी थी, या कौन से वंश में इनका विवाह हुआ, तो इनका विवाह होता है देवड़ा वंश में। तो क्या है, चौहान वंश की एक शाखा, बात हमारी हुई है, ये इस पे चर्चा हुई है, बात का ध्यान रखना। यहाँ का एक शासक था, उसका नाम मिलता है जगमाल देवड़ा। कौन सा देवड़ा, जगमाल देवड़ा। ये जगमाल क्या करते हैं, हमेशा शाम को 5:30-6 बजे पी के अपनी पत्नी यानी पृथ्वीराज सिसोदिया बहन को तंग करते हैं कि ऐसे फलाना ढेगड़ा पूछना। हमेशा इनको मारा पीटी करते हैं, मारपीट करते हैं। तो मारपीट करने की वजह से ये आनंदाबाई क्या बोलती है अपने भाई को कि बात बीरा भाई, बात ऐसी है भैया कि ये जो आपके बहनों ही है, ये मुझे हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, आप इनका कुछ इलाज करो। पृथ्वीराज जी क्या एक बार जाते हैं हीरोइन के घर, अपनी बहन के घर, और इनको समझाते हैं कि यार जगमाल जी, ये आप जो कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता। आप मेरी बहन को पीट रहे हो, मार रहे हो, अत्याचार कर रहे हो उन पे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ ना आप। ये थोड़ा क्या दिमाग से पैदल था। कौन, जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा ने क्या किया कि चलो आज आपने समझा दिया, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, वहां से रवाना हुए वापस सिरोही से मेवाड़ की तरफ आ रहे थे। तब बोले कि रास्ते में आपको भूख लगेगी, आप क्या ले जाओ, थोड़े बहुत लाडू मैं बना के दे देता हूँ, या आपकी बहन को बोल देता हूँ, वो बना के दे देगी आपको, लड्डू लेके चले जाओ ताकि आप रास्ते में खा लेना। तब बोला जाता है कि सिसोदिया भाई चलो ठीक है दे दो। जगमाल देवड़ा क्या करता है कि उन लड्डुओं में जहर मिला देता है। जैसे ही रास्ते में पृथ्वीराज जी लड्डुओं को खाते हैं, चल बसते। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी छतरी कहाँ है, तो आप बता देना छतरी तो कुंभलगढ़ में है, लेकिन 12 खंभों की है। कितने खंभों की, 12 खंभों की। कहाँ है, कुंभलगढ़ में। इस बात का भी आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ये हो गए पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार। राय सिंह के बारे में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जगमाल के बारे में, बाद में देखेंगे राय सिंह के बारे में। जगमाल था, जगमाल कौन था, तीसरा बेटा। बेटा कौन सा था, तीसरा। जगमाल क्या करता है, जगमाल ने एक इंपॉर्टेंट काम किया। एक जगह है टोडा, टोडा जगह कहां है, टोंक में। टोडा जगह कहां है, टोंक में। टोडा का एक शासक था, शासक का नाम क्या है, सुल्तान। सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी ने क्या किया कि जब ये टोडा या टोंक पर राज कर रहा था, उसी समय एक शासक होता है, उसका नाम मिलता है मल्ला खां पठान। पठानों का एक शासक था मल्ला खां पठान। मल्ला खां पठान ने क्या किया, टोडा पर आक्रमण किया और टोडा को छीन लिया। तब ये सुल्तान जी कहां भागे आए, रायमल जी के पास आए कि बोले मुझे शरण दो, और मेरा जो राज था वो तो मल्ला खां पठान ने छीन लिया है। इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम है तारा। इनके 4-5 बेटे थे रायमल जी के, तो उन रायमल जी के बेटे जैसे पृथ्वीराज, इनको बोलते हैं कि जो ये बेटी थी ना, ये बहुत बोलते हैं कि जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है वो कुछ ना करे, टोडा को जीत कर मुझे दे दे। जगमाल बोलता है कि मैं जीत लूंगा। जगमाल क्या बोलते हैं, मैं आपके राज्य, जो आपका राज्य मल्ला पठान द्वारा छीन लिया गया, उसको मैं जीत लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, आपकी बेटी से शादी करूंगा। चलो भाई साहब कर लेना। तो क्या होता है कि जगमाल जी
पहले टोडा को जीतो फिर तारा से शादी। अब सगाई हो ही गई थी तो एक प्रकार का ऑफिशियल अकाउंट बन गया इनका। भाई अब जगमाल जी को भी कहीं मुंह नहीं मारना, इधर ये तारा है जो परमानेंट इनकी वाइफ होगी, अब तो आगे जाके शादी करवाई देंगे। शादी कब होगी? एक शर्त पर होगी, आप अगर टोडा जीत के मुझे दे दोगे तो शादी करवा दूंगा। तब क्या होता है कि एक बार क्या शाम के समय था, इनके दोस्त बोलते हैं यार तारा को देखा कि नहीं देखा है कैसी? बोलता है यार सुंदर है, सुना है मैंने। तो बोला एक बार मिल तो ले। ये क्या थोड़े नशे में होते हैं और मिलने का प्रयास करते हैं तारा से। तब तारा के भाई बंदो वो सोलंकी द्वारा बहुत समझाया जाता है, पावना मान जाओ, वो पावना मान जाओ। पावना मानबा को नाम नहीं ले रहा है, पावना निके नहीं, सगाई हो गई, अब तो मेरा भाई ऑफिशियल अकाउंट है, मेरा तारा मेरी है, मुझे मिलाओ। तो इसी जिद्दी बेस के अंदर क्या होता है कि ये सोलंकी मार देते हैं इनको। तो बोला जाता है कि सोलंकियों के इनके सोलंकियों के विरोध या विरुद्ध मारे गए। अगर क्वेश्चन आएगा मेवाड़ का वह राजकुमार जो सोलंकियों के विरुद्ध मारा गया तो कौन मारा जाता है? जगमाल। अब तीसरा बेटा थे राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत नाम है, तो ये इस क्लास में हम पढ़ ही नहीं सकते भाई, अगली क्लास लेंगे ना हम। तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये जितना भी आपको आज पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया गया है, उस पर आपको विशेष फोकस करना है और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। ठीक है मेरे भाई, मेरे बहन, जय हिंद, जय भारत।